हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी ग्रुप स्टडी पोर्टल में। आज हम करेंगे जीएस 1 पेपर 2026 प्रीलिम्स का, और ये हमारा आज का लास्ट पार्ट रहेगा इसका, क्योंकि 80 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम करेंगे 81 से 100 तक के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को आंसर की अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे 81 क्वेश्चन है हमारा। सेट बी है, रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे सही कथन बताना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं आप लोगों को। पहला है, टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन में बदला जाता है। सेकंड है, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन 24/7 पहुंच प्रदान करता है जिससे वित्तीय समावेशन का संवर्धन होता है। रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन भारत में लोगों को उच्च समृद्धि निवेश के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेंटेंस हो गए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो यहाँ पे आप देखिएगा 24/7 दिया जा रहा है। ठीक है, 24/7 पहुंच प्रदान करता है, ये सही है आपका। रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन जो है भारत में लोगों को उच्च समृद्धि निवेश के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगा, ये भी आपका सही है। 2 और 3 तो सही है। अब आते हैं फर्स्ट वाले के ऊपर। टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, तो ये भी आपका सही है। तो जिससे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1, 2 और 3 आपके तीनों सेंटेंस जो है इसके सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, 82। एक बॉन्ड जिसके आगम का उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण अथवा पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हरित ग्रीन बॉन्ड, सेकंड है सामाजिक बॉन्ड यानी कि सोशल बॉन्ड, थर्ड है आपका संधारणीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, और फोर्थ है राष्ट्रीय यानी कि सॉवरेन बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि संधारणीयता सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के वित्त पोषण में M1 एक्सचेंज की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पे आपको ये बताना है। यहाँ पे 3 आपको सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को संपार्श्विक यानी कि MSME आधारित ऋण उपलब्ध कराता है। सेकंड है, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इनवाइसों और विनिमय पत्रों यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बट्टा काटने को सुकर बनाता है। थर्ड है, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्रेडिट की बात की जा रही है, ये नहीं होगा आपका। अब थर्ड नहीं है, यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दीजिए। संपार्श्विक आधारित ऋण यानी कि कोलैटरल बेस्ड लोन्स को उपलब्ध कराता है, ये भी नहीं होगा। 1 नहीं है आपका, तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के संदर्भ में निजी निवेश के बहिर्गमन का प्रभाव जो है का सर्वोत्तम वर्णन करता है। 4 सेंटेंस दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में। पहला है, एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी व्यय बढ़ने के कारण निजी निवेश बढ़ जाता है। सेकंड है, एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी उधार के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च हो जाती हैं जिससे निजी निवेश घट जाता है। ऑप्शन सी है थर्ड, एक ऐसी स्थिति जहां करों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र निवेश बढ़ जाता है। लास्ट है आपका ऑप्शन डी, एक ऐसी स्थिति जहां सरकार द्वारा किए गए व्यय का समग्र मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपका गलत होगा, ऑप्शन डी, एक ऐसी स्थिति जहां करों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र नहीं। ठीक है, एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी उधार के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च हो जाती हैं, नोट करके रखेंगे यहाँ पर, जिससे निजी निवेश जो है घट जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी व्यय बढ़ने के कारण निजी निवेश जो है बढ़ जाता है, गलत होगा। तो आपका आंसर होगा
ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। दुर्लभ मृदा तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है, सही बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब सेंटेंस दिए गए हैं आप लोगों को। पहला है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों में दुर्लभ मृदा तत्वों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सेकंड है, दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन में चीन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद भारत की हिस्सेदारी है। ये गलत होगा, अब सेकंड यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा जो है स्थापित करने हेतु वर्ष 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन आरंभ किया। ये आपका सही है, थर्ड। ठीक है, थर्ड यहाँ तीनों में दिया। फोर्थ देखते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व 13 धात्विक तत्वों का एक समुच्चय है। फोर्थ यहाँ गलत है। पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों में दुर्लभ मृदा तत्वों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ये आपका सही होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विमानन क्षेत्र में बीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, विमानन हल बीमा के अंतर्गत भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग यानी कि बॉडी, इंजन और वायुयान पर विद्यमान उपकरण समाविष्ट होते हैं। सेकंड है, वर्ष 1999 में भारत सहित 130 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अधीन एयरलाइनें प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार नाविक को उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आपके दोनों सेंटेंस हैं वो आपके सही हैं, तो इस नजरिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विविध समूह निधियन, ठीक है, विविध समूह निधियन यानी कि क्राउड फंडिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है वो बताने हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किसी वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से निधि यानी कि छोटी मात्रा के लिए अनुरोध करना विविध समूह निधियन है। सेकंड है, लघु एवं मध्यम उद्यम कठोर प्रक्रियाओं से गुजरे बिना पूंजी की निम्न लागत पर निधियां जुटाने में समर्थ है। तो यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट की दी गई है ये आपकी सही है, तो इस नजरिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे भारत में विभिन्न समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। आप लोगों को क्रम संख्या दी गई है, समिति के नाम दिए गए हैं और उनके उद्देश्य दिए गए हैं और संगठन जिसके अंतर्गत उसे गठित किया गया था वो पूरा ब्यौरा दिया गया है। यहाँ पे आपको देखना है और आपको सही जो है वो बताना है। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा बैठ रहा है वो बताना है। RN मल्होत्रा समिति, इसका उद्देश्य दिया गया है भारत में बीमा क्षेत्र का व्यापक सुधार करना। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। सेकंड है, LC गुप्ता समिति, भारत में विपणनी यानी कि डेरिवेटिव व्यापार आरंभ करने के लिए रूपरेखा यानी कि रोड मैप तैयार करना और इसका संगठन जिसके अंदर गठित किया गया था वो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। थर्ड है, उर्जितार पटेल समिति, आवासीय क्षेत्र को बैंक ऋण प्रदान करने में सुधार लाने के लिए रूपरेखा यानी कि रोड मैप तैयार करना और इसका संगठन है भारतीय रिजर्व बैंक। फोर्थ है, YH मालेगाम समिति, भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रूपरेखा यानी कि रोड मैप तैयार करना, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी है, यानी कि 2 और 4 सेकंड और फोर्थ, ये आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, आपको बताना है। NBFC, यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, सेकंड है, भारत में संचालित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, यहाँ पे आप स्ट्रीम वर्ड्स याद रखेंगे, कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होना चाहिए, ये गलत होगा।
थर्ड है, अब सेकंड जब हम निकाल देते यहाँ पे 2 है उसको हटा दीजिएगा आप, ठीक है। अब पढ़ते हैं थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड तो आपका ऐसे नहीं हो रहा, तो पढ़ने का वो बनता ही नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं, जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 आपका सही है और 1 भी आपका सही है। तो इस नजरिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2, सॉरी 1 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं। MPI का परिकलन अलकीरे फॉस्टर पद्धति से किया जाता है, ठीक है। सेकंड है, नीति आयोग द्वारा परिकलन किए जाने वाले MPI की कुल 12 संकेतक हैं। थर्ड है, नीति आयोग के MPI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के MPI में मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाता उभयनिष्ठ संकेतक है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड आपका गलत है, तो आपका ये गलत हो गया। फर्स्ट वाले को देखते हैं, यहाँ दोनों में है। MPI का परिकलन अलकीरे फॉस्टर पद्धति से किया जाता है, सही है, और सेकंड भी आपका जो यहाँ पर सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा ए आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। आनुवंशिक चिकित्सा यानी कि जेनेटिक मेडिसिन के संबंध में बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, आनुवंशिक चिकित्सा रोग के लिए उत्तरदायी खराब जीन को सही करती है या की कमी को पूरा करती है। सेकंड है, निर्मित विषाणुओं और लिपिड नैनोकणों का प्रयोग आनुवंशिक चिकित्सा के वाहक के रूप में किया जाता है। थर्ड है, आनुवंशिक चिकित्सा संपूर्ण DNA अनुक्रम को बदल देती है, संपूर्ण गलत होगा थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। यंत्र अधिगमन यानी कि मशीन लर्निंग में प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडलों निकटस्थ संभावित शब्दों के लिए प्रायिकताएं निर्दिष्ट करते हैं और तत्पश्चात सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनते हैं। सेकंड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय स्थितीकरण के माध्यम से डेटा का संसाधन करते हैं। थर्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल निष्पक्ष निर्गम उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2, ठीक है। थर्ड वाला आपका यहाँ पर गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जो है वो बताना है। पहला सेंटेंस है, स्टेल्थ वस्तुओं में अति लघु रेडार अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन होता है और उन्हें रेडार अवशोषक पदार्थ से विलेपित किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपीएससी जो है एक इसरो के लिए साइंटिस्ट ढूंढ रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले और उन्हें रेडार अवशोषक पदार्थ से विलेपित किया जाता है। सेकंड है, विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। स्टेल्थ वस्तुओं को मेटा पदार्थों से विलेपित किया जाता है ताकि विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रकीर्ण में वृद्धि की जा सके। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2, ठीक है। आपका ये सही है, यहाँ पे थर्ड जो है वो गलत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्सों, आप जानते हैं ब्लैक बॉक्सों के संबंध में निम्नलिखित कथनों से पूछा गया है कि कौन सा सही है। ब्लैक बॉक्स आपने देखा होगा क्वेश्चन कहाँ से आया है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा, आपको याद होगा कि पिछले साल 2025 में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था और जो है ब्लैक बॉक्स ही बचा था, बाकी 244 जो पीपल्स के लोग थे उसमें जिंदा
जल गए थे, खत्म हो गए थे, बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा रहा था वो। तो ये क्वेश्चन जो है वहीं से लिया गया है। अब हमने उसके बारे में चीज़ें पढ़ी, लेकिन हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं पढ़ा। बहुत से बच्चे नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया। ये नॉर्मली था पूछना यूपीएससी के लिए, और आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन जो इस तरह से मिल रहे हैं देखने को, तो आप लोगों को अपनी रणनीति जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयार करनी पड़ेगी, इसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। आप समझिए कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से पूछ रहा है, या संभावना रहती है उसके आगे भी पूछने की। तो ये प्रश्न जो है, ये स्थिति जो माइंड में लेकर आ रहा है, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और यूपीएससी जो है अब धीरे धीरे टफ की जगह, पहले टफ पेपर होता था, अब जो है अनफेयर करने लगी है। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस पहला है, उनमें लाल प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करने वाला एक बीकन होता है ताकि उनकी अंतर्जलीय खोज को सुपुर बनाया जा सके। सेकंड है, वे कॉकपीट, वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड है, उनके मेमोरी यूनिटों के निर्माण में या तो जंगरोधी इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 सेंटेंस ये सही हैं, 2 और 3। फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हरित ग्रीन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो है यहाँ प्रश्न पूछा गया है। अब पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, और देखिए यहाँ पे प्रश्न देखने को मिला है। पहला सेंटेंस है, यह विकार्बनीकृत हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक गैस के पुनरुत्पादन द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें कार्बन अभिग्रहण और संचयन भी सम्मिलित है। सेकंड है, नवीकरणीय ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। थर्ड है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लाभ 50 MMT की कमी लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, ध्यान देंगे आप यहाँ पर। और 3 यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो आप ये कट कर दीजिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जिसने इसको ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डीपली पढ़ा होगा तो वो आंसर अच्छे से दे सकता है। यह विकार्बनीकृत हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक गैस के पुनरुत्पादन द्वारा जो है प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे कार्बन अभिग्रहण और संचयन भी सम्मिलित है। यहाँ पे फर्स्ट वाला भी आपका जो है वो गलत है। तो अब आते हैं क्वेश्चन, आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत में के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी की बात की जा रही है। ठीक है, 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को सुपुर बनाने के लिए की गई है। फर्स्ट वाला आपका यहाँ सही है। ठीक है, याद रखेंगे। अब है फर्स्ट तो सही है, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए। जो सही अगर सही मिल रहा है तो उस तरीके से भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। चाहे नेगेटिव आ रहा है, स्ट्रीम वर्ड्स आ रहे हैं, उस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये पता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही कर दिया। अब सेकंड वाले को पढ़ते हैं कि सेकंड यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो सेकंड तो होगा ही सही। तो अब हम थर्ड को पढ़ेंगे। थर्ड को जानेंगे कि वो सही है या नहीं है। इससे है कि आपका टाइम बचेगा। स्काई रूट एरोस्पेस ने GSLV के लिए तरल ईंधन विकसित किया है, ये गलत है। तो 3 यहाँ पे गलत हो गया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2। इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ड्रोन झुंडों यानी कि स्वाम्स के बारे में पूछा गया के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और उसमें आपसे पूछा जा रहा है सही बताना है। ठीक है, 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, वे कमांड केंद्र के साथ संचार के लिए हेराहर्ट्ज बैंड आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। हेराहर्ट्ज का जो है बैंड का आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। सेकंड है,
झुंड स्वार्म में सम्मिलित कोई ड्रोन झुंड के अन्य ड्रोनों के साथ संचार कर सकता है। थर्ड है, ड्रोन झुंड के हमलों को रोकने के लिए जीपीएस स्पूफिंग सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है। तो मुझे यहाँ पे थर्ड तो सही लग रहा है, ठीक है, तो थर्ड आपका सही है। अब देखिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे भी है, 2 भी है, यहाँ पे भी है, तो हम पहले वाले को अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे। अगर हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है इसके बारे में, तो हम इसका आंसर अच्छे से कोशिश करेंगे निकालने की, ठीक है। वे कमांड केंद्र के साथ संचार के लिए टेराहर्ट्ज बैंड आवृत्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गलत होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। तो आप इस तरीके से भी आंसर जो है निकाल सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ा होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। 3 सेंटेंस है। पहला है यह मानव जीनोम परियोजना का एक भाग है, ठीक है। ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है, तो हम यहाँ पर 1 को जो है कट कर देंगे, जहाँ भी 1 है तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। 2 और 3 आपका सही होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे, इससे कि आपका टाइम बचेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ये एक एलिमिनेट ट्रिक है, आप इसको जरूर आजमाइएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज करेंगे और इस तरह से अगर ट्रिक अपनाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये काम करती है और आप लोगों को अच्छे से जो है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप इस तरीके से एलिमिनेट की ट्रिक अपना सकते हो। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे पढ़ा हुआ है उसमें भी कर सकते हो, उससे कि आपकी ट्रिक काम कर जाएगी। थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। 2 सेंटेंस दिए गए हैं आपको। पहला है, इसका उद्देश्य 50 से जो है 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। सेकंड है, इसके कार्यान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 4 विषयगत केंद्रों यानी कि थीमेटिक की स्थापना करना सम्मिलित है। ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं, तो उस नजरिए से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का 2026 GS1 का। भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है वो बताने हैं हमने, ठीक है। ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन के संबंध में 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, इसे भारत सरकार के पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है, नोट करके रखेंगे यहाँ पर। सेकंड है, गहरे समुद्री खोज हेतु 3 लोगों को ले जाने के लिए मत्स्य 6000 को डिजाइन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है। थर्ड आपका सही है, ठीक है, याद रखेंगे थर्ड सही है। अब सेकंड और 2 में कंफ्यूजन है, थोड़ा याद रखना। इसे थर्ड तो यहाँ पे सही हमें पता है, तो हम सी को पहले ही कट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन रहेगा 1 में। इसे भारत सरकार के पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। नहीं, पहला गलत है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। तो इस तरीके से हमने एलिमिनेट करके इस पेपर को सॉल्व किया है। तो आप भी इस तरीके की ट्रिक को अपनाइएगा और थोड़ा बहुत जो है जानकारी जरूर रखिए। हर टॉपिक पे आपको याद होना चाहिए कि जो पेपर आया है 80 से लेके 90 तक को जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत उसका ध्यान होना चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ा होना चाहिए। करंट अफेयर्स आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप वीकली पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। और खासकर टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको जरूर अच्छे से पढ़ना है। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। द हिंदू न्यूज़पेपर में जो है आप लोगों का टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से डीपली दिया हुआ होता है और प्रश्न जो है वहीं से आपको देखने को मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा आप लोग कि इस बार के पेपर में किस तरीके से प्रश्न वहाँ से उठाकर दिया है। डायरेक्ट नहीं पूछा है, उसको मॉडरेट करके पूछा है। टफ बनाने की पूरी कोशिश करी उन्होंने उस क्वेश्चन को। लेकिन अगर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पूरे अच्छे से पढ़े हुए हैं वो उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकता है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, आप आर्टिकल 1 से लेके 200 के प्लस में पढ़ते हो, लेकिन आप पूरे कंप्लीट नहीं पढ़ते हो। लेकिन अब ध्यान में देना है कि जो यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है वो आर्टिकल 1 से लेके पूरे लास्ट तक जो है प्लस करके अच्छे से जो है
टफ बनाकर पूछने की पूरी कोशिश कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को कंप्लीट पढ़ने हैं। सिर्फ एम लक्ष्मीकांत ही काम नहीं आने वाली है, एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी में जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं उनके नोट्स बनाइए, साथ में फिर एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए, उसमें कंपैरिजन करिए कि कौन से आर्टिकल, सिर्फ ये नहीं कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा है उसका एक सेंटेंस दिया गया है आगे आप उसको रट्टा मार लिया है, उसको ऐसे नहीं पढ़ना है। उसके अंतर्गत और चीज़ें कितनी आ रही हैं उनको भी पढ़ना है, उनको पूरा डीपली पढ़ना है, सिर्फ लिखना नहीं है, उनको पढ़िए आप लोग। और नोट्स जो है एक थ्योरी की तरह मत बनाइए, उनको शॉर्ट करने की कोशिश करिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। जितने शॉर्ट नोट्स रहेंगे, बाकी चीज़ें आप माइंड में रखिए, पूरा बुक में नहीं लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। अगर नोटबुक में लिखना है तो वो नोटबुक में ही लिखा रह जाएगा, सिर्फ उसको माइंड में रखिए और जो है नोट्स जो है वो शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए, जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उनको पढ़िए। तो चलिए आज के आप लोगों का पेपर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। कल हम सीसेट को सॉल्व करेंगे और जिन बच्चों ने यूके पीसीएस, अपर पीसीएस का फॉर्म फिल करना है उसके लिए भी मुझे आप मैसेज करिएगा, कौन कौन उसके लिए तैयारी कर रहा है और कौन कौन फॉर्म फिल करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है। उसका सिलेबस भी जो है हम अच्छे से समझेंगे और उसकी भी तैयारी की एक रणनीति बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, नए पेपर को सॉल्व करेंगे हम कल। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।